हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12th के हिंदी के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। और ये जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, ऐसे सेम टू सेम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके मंथली एग्जाम में रहने वाले हैं। बिकॉज ये आपका पहला मंथली एग्जाम होने वाला है, तो हिंदी के स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर से ही आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। यानी कि जैसे कि मैं बात कर लूँ, चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका जो बातचीत है, चैप्टर नंबर सेकेंड जो आपका उसने कहा था है, इन्हीं दो चैप्टर से आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे आपके मंथली एग्जाम में। चलो जी, अगर ज्यादा हो सके तो मैक्सिमम आपका चैप्टर नंबर थर्ड यानी कि संपूर्ण क्रांति से भी ऑब्जेक्टिव उसमें कुछ इंक्लूड करे रहेंगे। लेकिन ज्यादातर चांसेस बनती है कि आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड चैप्टर नंबर सेकंड से ही क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो बिना किसी देरी का ये वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले मैं आपसे बस एक प्यारा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपसे मैंने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो फटाक से वीडियो को लाइक कर लो और साथ में चाहोगे सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। ठीक है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। आपके सामने ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश, नामवर सिंह और बालकृष्ण भट्ट। तो दोस्तों, यहां से इस क्वेश्चन से आपको एक चीज तो क्लियर होता है ना कि जो आपका बातचीत शीर्षक है वो आपका एक टाइप का निबंध है। ठीक है, और इसके निबंधकार की बात कर रहे हैं तो इसके निबंधकार है भैया बालकृष्ण भट्ट। सो डी वाला ऑप्शन आप सभी का यहां से 100% सही हो जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर की, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। आपके सामने चार रचना दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें से तीन ऐसी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है और एक ऐसी रचना है जो कि बालकृष्ण भट्ट की है। तो वही आपको बतलानी है कि इनमें से ऐसी कौन सी रचना है जो कि बालकृष्ण भट्ट की है। चलो जी, रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका, प्राच्य विद्या। सो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेल का विकट खेल आपका बालकृष्ण भट्ट का है। सो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर कि बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है। ये आपका पहला क्वेश्चन से ही क्लियर हो गया कि जो आपका एक बातचीत शीर्षक है वो आपका एक ललित निबंध है। सो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। बालकृष्ण भट्ट से दो क्वेश्चन करे जाते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि किस काल के रचनाकार है और दूसरा कि किस युग के रचनाकार है। अगर आपसे युग कहे ना तो आप मारना भारतेंदु युग। ठीक है, क्योंकि ये भारतेंदु युग के थे। लेकिन अगर आपसे काल पूछे तो काल में आप मारना आधुनिक काल। ठीक है, सो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर की, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ऐसा किसने कहा था। एज इट इज ये चीज आपका बहुत ही सही है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, सही चीज है। अगर सामने वाला बंदा, मान लो आपके सामने कोई बंदा है, ठीक है, अगर वो आपसे बात नहीं कर रहा ना तो आप, वो साइलेंट बैठा हुआ है ना, तो आप उसका वो नहीं पता लगा सकते कि ये कैसा है। बात करने के तरीका से ये पता कर सकते हो कि ये बंदा किस टाइप का है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे बात कर रही है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार हो पाता है। यानी कि जब तक कोई मनुष्य बोलेगा नहीं ना, उसके रूप के बारे में, उसके गुण के बारे में हमको कुछ भी पता नहीं चल पाएगा, राइट। और जैसे ही वो बंदा बोल देगा ना तो उसके गुण के बारे में पता चल जाएगा कि ये बंदा किस टाइप का है। सो बातचीत से सब चीज़ क्लियर हो जाती है। ठीक है जी, तो यही बोले थे बातचीत से कि मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है बोलने से, ऐसा बेन जॉनसन ने कहा था। सो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, हुंकार, हिंदी प्रदीप, आर्यावर्त या फिर पंजाब केसरी। सो बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था, वो इन्होंने करा था हिंदी प्रदीप का। सो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। संवाद एक तरीके से कह सकते हो बातचीत, बातचीत से यहाँ से रिलेट कर रहा है। सो बातचीत में सबसे ज्यादा क्या जरूरी होता है, तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता या फिर प्रवाहपूर्ण भाषा। ठीक है, तो इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है संवाद में, वो आपका होता है आत्मीयता। ठीक है, सो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। चलो जी, 8 नंबर क्वेश्चन है कि संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है। आप तो ये चीज बोलोगे कि भैया ये जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, ये बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया बातचीत चैप्टर से लिया गया है। ये जो प्रश्न है हमारा, हाँ जी, मैं भी बोलूंगा हाँ बिल्कुल बातचीत से लिया गया है आपका। तो आप करोगे कि अरे भैया यहाँ का तो बालकृष्ण भट्ट होना चाहिए क्योंकि बातचीत चैप्टर से लिया गया है तो बालकृष्ण भट्ट ही होगा। लेकिन मैं कहूंगा यहाँ पे आप बिल्कुल गलत हो, 100% गलत हो, क्योंकि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा श्रीनिवास दास। अब कहोगे हाँ ये कैसे हो गया भाई, तो मैं बता रहा हूँ कैसे हुआ। देखो, सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ, सुनो, अगर संयोगिता स्वयंवर की जगह आपका दमयंती स्वयंवर रहा, ठीक है, दमयंती स्वयंवर, तो ए लिखे हैं बालकृष्ण भट्ट ने, तो वहां पे आप बालकृष्ण भट्ट टिक करना। लेकिन जैसे ही आपको दिख जाए संयोगिता स्वयंवर, यहां पे टिक करोगे आप श्रीनिवास दास, क्योंकि कोई भी चीज किसी भी चैप्टर से ली गई है तो ए 100% फिक्स नहीं है कि राइटर भी वही होगा जो कि कहानी का है। समझ रहे हो चीजें। चलो जी, 9 नंबर क्वेश्चन है
कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इनसे रिलेटेड दो क्वेश्चन करे जाते हैं कि पहला किस काल के हैं और दूसरा कि किस युग के हैं, ठीक है। तो काल तो मैंने आपको बता दिया था कि ये भैया आधुनिक काल से बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर युग की बात करें तो डायरेक्ट मारना भारतेंदु युग। सो ये वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर की असल बातचीत, ठीक है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में ही हो सकती है, यह किसका मत है। देखो यहाँ पे ये मत है आपका एडिशन का, ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एडिशन कहते हैं क्या कि जो आपका असली बातचीत होता है वो केवल दो व्यक्तियों के बीच में हो सकता है, ठीक है। और अगर तीसरा व्यक्ति घुसा बीच में, ठीक है, अगर मान लो कहीं पे भी दो व्यक्ति बात कर रहे हैं आपस में तो वो तो रियल वाला बातचीत चल रहा है, ठीक है, लेकिन जैसे ही तीसरा बंदा वहां पे घुसा तो समझ जाओ तुम्हारी जो बातें चल रही थी वो पता नहीं कहाँ जाएगी, ठीक है। एंड वहाँ से फिर बात का बतंगड़ बनने लगेगा भाई, समझ रहे हो, वो असल बातचीत नहीं होती है। और एडिशन का ये भी मत था कि कहा भी जाता है ना कि जैसे मान लो असल बातचीत हो रही है, दो लोगों के बीच में हो रही है, सही है, चलो, और जैसे ही तीसरा व्यक्ति वहाँ पे आता है, ठीक है, वो बात रिवील हो जाती है। मेरा कहने का मतलब कि वो बात फैल जाती है एक तरीके से, ठीक है। यानी कि तीन व्यक्तियों के बीच में एक आप हो, ठीक है, और दो बंदा और है, आप कोई मतलब सीक्रेट बात बता रहे हो अपन लोग को, वो रिवील हो जाएगी भाई। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा एडिशन ने कहा था कि तीन व्यक्तियों के मतलब बात का कोई अता पता ही नहीं चलता है, बात आपका कहाँ गया और कब से, मतलब यहाँ से नए नए चीज़ें क्रिएट हो रही है, नए नए टॉपिक क्रिएट हो रही है और नए नए टॉपिक पे बातें चल रही है, ठीक है। और ऐसे दो व्यक्ति होते हैं तो अवाक होकर मतलब एक दूसरे से बात कर पाते हैं प्रॉपर तरीके से। चलो जी, 11 नंबर क्वेश्चन है कि आर्ट का कन्वर्सेशन, सॉरी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यहाँ पे होना चाहिए था। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। सो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक बात करने की कला है, बात करने की एक तरीका है जो मैक्सिमम यूरोप के लोगों में पाई जाती है, ठीक है। सो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। यानी कि कोई भी जब नाटक स्टार्ट करी जाती है तो उससे पहले एक मंगल पाठ होता है, ठीक है। उस मंगल पाठ को क्या कहा जाता है, भजन कहा जाता है, नंदी पाठ कहा जाता है, मंगलाचरण कहा जाता है या फिर आरती कहा जाता है। सो उस पाठ को, ठीक है, जब भी कोई नाटक आपका स्टार्ट हो रहा है तो उसके पहले जो आपका मंगल पाठ करा जाता है, मंगल पाठ जो आता है होता है, ठीक है, उसे हम लोग नंदी पाठ कहते हैं। सो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर कि बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है, ठीक है। जब तुम बातचीत करते हो तो बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या निकल जाता है, ईर्ष्या निकल जाता है, द्वेष, मवाद या धुआं या फिर क्लेश। सो आप बताओ, जितना जल्दी हो सके इसका आंसर आप हमें बताओ। सो बातचीत के जरिए भाप बनकर आपका मवाद या धुआं निकल जाता है, ठीक है। सो सी वाला ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर की बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट जी की जो पिता थे वो पेशे से क्या थे। पेशे के कहने का मतलब कि उनका मतलब वो काम क्या करते थे, ठीक है। चिकित्सक कहने का मतलब डॉक्टर थे, व्यापारी कहने का मतलब एक बिजनेसमैन, शिक्षक कहने का मतलब एक टीचर, समाज सेवी कहने का मतलब जो समाज सेवा करता है, ठीक है, समाज सेवी, वो थे क्या। तो मैं आपको बताऊं, बालकृष्ण भट्ट जी के जो पिता थे वो पेशे से एक व्यापारी थे, यानी कि एक तरीके का बिजनेसमैन थे, ठीक है। सो बी वाला ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। ऐसा ही क्वेश्चन आया था कुछ पिछले, ठीक है, कुछ शायद दूसरा या तीसरा ऐसा क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होंगे ना, 3-4 ऑप्शन है आपके सामने, जिसमें से 3 ऐसी होगी जो कि बालकृष्ण भट्ट की रचना होगी और एक ऐसा ऑप्शन होगा जो बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं होगी। तो वही आपको ढूंढना है, वही आपको फाइंड करना है। सो बताओ कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो नूतन ब्रह्मचारी तो है, 100 वजह एक सुजान भी है, सद्भाव का अभाव भी है, लेकिन जो आपका परीक्षा गुरु है ना, ये बालकृष्ण भट्ट का नहीं है। सो डी वाला ऑप्शन आप सभी का 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, अब आ गया भैया, उसने कहा था, ठीक है, उसने कहा था कि राइटर कौन है। उसने कहा था आपका एक कहानी है, ठीक है, उसने कहा था आपका एक कहानी है, यहाँ पे देख लो दिया गया है, ठीक है। तो उसने कहा था आपका एक कहानी है जो कि 1915 में प्रकाशित हुआ था, एक तरीके से कह सकते हो कि 1915 में रिलीज हुआ था, ठीक है, या फिर प्रकाशित हुआ था, रिवील हुआ था, इस टाइप से आप कुछ कह सकते हो, ठीक है। और उसने कहा था कहानी, उसने कहा था कहानी का राइटर कौन है जी। राइटर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पूरा नाम पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। चलो अब यहाँ पे पहले नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं, यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, लेकिन उसने कहा था चैप्टर का पहला नंबर क्वेश्चन है। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है। नायक कहने का मतलब हीरो, ठीक है, एक तरीके से हीरो, रियल कैरेक्टर, ठीक है, मेन कैरेक्टर किसका है। तो उसने कहा था कहानी में मेन कैरेक्टर किसका है। जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इस कहानी में जो मेन कैरेक्टर है वो है भैया लहना सिंह का, क्योंकि इस कहानी में जो भी चीज़ें घटित हो रही है, ठीक है, इस कहानी में युद्ध हो रही है, प्रेम हो रही है, तरह तरह की चीज़ें हो रही है, इमोशनल टाइप की स्टोरी है इस चैप्टर में, ठीक है। तो क्या हो रही है भाई, तो जितनी सारी भी चीज़ें हैं ना, ये लहना सिंह के आसपास ही घट रही है, ठीक है।
तो इसलिए कहा जाता है कि इसका मेन कैरेक्टर कौन है, लहना सिंह है। सो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखो, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था जो कहानी है ना वो किस प्रकार की है, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान, वात्सल्य प्रधान या फिर चरित्र प्रधान। तो आप इस चैप्टर को पढ़ोगे आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये जो कहानी है ना वो आपका कर्म प्रधान है। सो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर के, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। ठीक है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। चित्रण करने का मतलब कि किस शहर के बारे में बताया गया है उसमें। अमृतसर, लुधियाना, जयपुर, लखनऊ, तो उसमें बताया गया है अमृतसर के बारे में। सो ए वाला ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर के, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। देखो बचपन में एक प्रेम की कहानी है। ठीक है, ये जो आपका कहानी है ना ये आपका 5 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में, 5 भागों में, जिसमें से पहला भाग में आपका है वो प्रेम मोहब्बत की बातें, भैया क्लियर क्लियर मैं बताऊं तो, और दूसरा, तीसरा, चौथा में आपका युद्ध का वर्णन करा गया है, युद्ध होता है। ठीक है, और जो आपका आखिरी पार्ट है उसमें लहना सिंह की मृत्यु हो जाती है। लाइक एक तरीके से कह सकते हो ना कि इमोशनल टाइप का वो, तो वही मैं बता रहा हूँ। तो ये आपका कहानी 5 भागों में बटा हुआ है। तो लहना सिंह के गांव का नाम देखो, स्टार्टिंग में जब प्रेम वेम के चक्कर चलेगी ना, ठीक है, एक लड़की थी सूबेदारनी। ठीक है, वो तो लास्ट में पता चलता है कि भैया सूबेदारनी थी, लेकिन जो स्टार्टिंग में लड़की थी और एक लड़का था आपका लहना सिंह। ठीक है, और बचपन में उसे प्यार हो जाता है एक लड़की से, वही सूबेदारनी से। ठीक है, वो चीज़ मैं आपको कहानी में कभी क्लियर करूंगा, या फिर कहानी आपने पढ़ रखी तो सही है फिर। ठीक है, तो वही कह रहा है कि लहना सिंह के गाँव का क्या नाम था, मांझे था, और लड़की के गाँव का नाम था मगरे। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे फिलहाल लहना सिंह का पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग बी वाला टिक करेंगे। लहना सिंह किस पद पे था, लहना सिंह किसके पद पे था, सूबेदार के, लेफ्टिनेंट के, जमादार के, या फिर मेजर के। तो जो लहना सिंह था वो आपका था भैया जमादार के पद पे। सो सी वाला ऑप्शन आप सभी को बिल्कुल ही सही हो जाएगा यहाँ पे। चलो जी, 21 नंबर क्वेश्चन की, लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में होती है। लहना सिंह की जो मृत्यु होती है ना वो लास्ट वाले पार्ट में, 5वां पार्ट में, तो वो किसके गोद में होती है, कीरत सिंह, वजीरा सिंह, अतर सिंह या फिर मोहित सिंह। तो लहना सिंह की जो मृत्यु होती है वो होती है वजीरा सिंह की गोद में। सो बी वाला ऑप्शन आप सभी को, बी वाला ऑप्शन आप सभी का यहाँ पे बिल्कुल ही 100% करेक्ट हो जाएगा। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं साथ में कि ये जो वजीरा सिंह था ये पलटन का विदूषक था। विदूषक कहने का मतलब एक तरीके से जो हंसी मजाकिया का लोग होते हैं ना, जैसे कि मान लो आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, टोला में, कहीं पे भी, टाउन वगैरह में जहाँ पे भी रहते हो ना, तो उसके आसपास कुछ वैसे लोग होते हैं मजाकिया टाइप के, हंसी मजाक करने वाले। ठीक है, जो कि हर टाइम मतलब भाई टेंशन डिप्रेशन क्या होता है ये सब, मतलब कहीं पे भी जाए मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हंसी मजाक नहीं रुकनी चाहिए। इस टाइप के लोग होते हैं कुछ हमारे समाज में। सो उसी टाइप का था हमारा वो कौन, वजीरा सिंह। चलो जी, पलटन का विदूषक कौन था, लो भैया अभी मैंने आपको बताया और अभी आपके सामने है। पलटन का विदूषक कौन था बताओ, इसका आंसर जितना जल्दी हो सके। इसका आंसर वही होगा वजीरा सिंह। सुशी वाला ऑप्शन आप सभी का यहाँ पे 100% करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर के, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। लड़के, पुत्र, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था जो कि सूबेदार हजारा सिंह के साथ युद्ध में गया था, उसका बेटा का क्या नाम था, बोधा सिंह, महासिंह, कीरत सिंह या फिर गिरधारी सिंह। सो उसके बेटा का नाम था भैया बोधा सिंह। सो ए वाला ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल ही सही हो जाएगा, आप इसे याद रखना सही तरीके से। चलो जी, 24 नंबर क्वेश्चन की, जर्मन लपटन को किसने मार गिराया। ये जर्मन लपटन असली जर्मन लपटन नहीं था भैया, ये नकली जर्मन लपटन था। इसको मार गिराया था लहना सिंह ने अपने चालाकी की वजह से। ठीक है, और इसके बहुत सारे परीक्षा लिए थे नकली जर्मन लपटन को, नकली जर्मन जो लपटन है ना उसका परीक्षा लिया था लहना सिंह ने, बहुत सारे परीक्षा लिए, और वो मतलब एक तरीके से अपने एक्सपीरियंस से लहना सिंह ने बताया कि अरे भाई ये तो सारे परीक्षा में फेल हो रहा है भाई। ठीक है, सारे परीक्षा में क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, यानी कि भैया असली जर्मन लपटन नहीं था। फिर लहना सिंह को सारा कांड समझ में आ जाता है, सारा इसका जो भी चाल चला गया होता है, रणनीति, ठीक है, छल कपट सब समझ में आता है लहना सिंह को। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करता है, अपने चतुराई के साथ मार गिराता है जर्मन लपटन को। कौन, तो लहना सिंह ने। सो सी वाला ऑप्शन 100% सही। 25 नंबर क्वेश्चन की, उसने कहा था कहानी की विशेषता क्या है। ठीक है, उसने कहा था जो आपका कहानी है इसकी विशेषता क्या है। तो एक चीज मैंने आपको क्लियर कर दी, जो आपका उसने कहा था एक प्रकार की कहानी है जिसको लिखे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने, और ये आपका 1915 में प्रकाशित हुआ था कहानी। और ये जो कहानी है आपका 5 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, 5 भागों में, जिसमें से पहला भाग में प्यार मोहब्बत की बातें हैं भाई। ठीक है, जिससे मैं दूर रहता हूँ आप भी दूर रहो। एंड सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, ये जो 3 चीजें होती है ना, इसमें यहाँ पे युद्ध का वर्णन करा गया है। और ये जो 5वां पार्ट है ना, ये जो 5वां पार्ट है इसमें लहना सिंह की मृत्यु होती है, वो थोड़ी इमोशनल टाइप की कहानी होती है। ठीक है जी, चलो, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या करा गया है कि उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है। तो देखो इसमें दिव्य प्रेम भी कहानी है, दिव्य प्रेम कहानी है। ठीक है, प्रेम पर बलिदान की कहानी, लास्ट वाला चीज में जब लहना सिंह मरता है तो वो प्रेम की बलिदान की कहानी है। युद्ध कहानी है, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी। सो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलो जी, आज की इस क्लास में हमने 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 को मिक्स करके। सो थैंक यू सो मच आप सभी को, एंड ज्यादा लोड ना लो मेरे दोस्त,
क्योंकि तुम कर लोगे, ठीक है। मुझे तुम पे ट्रस्ट है, तुम कर लोगे, एग्जाम को अच्छी तरीके से फोड़ लोगे और बहुत अच्छे मार्क्स के साथ। एंड इसी तरीके से मेहनत करते रहो। एंड मैं आप सभी के लिए हर एक सिचुएशन में खड़ा हूं, ठीक है। एंड मैं आप सभी के लिए हर एक टाइम क्वालिटी कंटेंट लाने की कोशिश करते रहता हूं, तो आप भी हमें सपोर्ट कर सकते हो। आई नीड योर सपोर्ट। बाकी मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग, विश ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच आप सभी को। जय हिंद, लव यू।